हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपना 9th क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट को हम लेके चल रहे हैं मैटर। व्हाट इज़ मैटर। तो आज हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। सुनिए, सबसे पहले हमारा व्हाट इज़ मैटर। मैटर, द मैटर इज एन ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सी बात है। मैटर कौन सी चीज़ें, पदार्थ वो चीज़ हैं जो स्पेस घेरते हैं, यानी जिन्हें कहीं अगर हम रखते हैं तो उन्हें एक जगह की पर्टिकुलर प्लेस की ज़रूरत होती है उन्हें रखने के लिए, वो एक स्थान घेरते हैं। और मास यानी उनके अंदर वजन होता है, उनके अंदर द्रव्यमान होता है, उनके अंदर वेट होता है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, यानी जिन चीज़ों के अंदर ये करैक्टर होते हैं वो सभी क्या हैं, आपके मैटर हैं, यानी कि मास हैं, यानी कि पदार्थ हैं, सॉरी। ठीक है, यानी कोई भी इस प्रकार का हमारा जो भी चीज़ है जिसे रखने के लिए यानी प्लेस करने के लिए अगर हम उसे कहीं पर प्लेस करते हैं तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे एक स्पेस की ज़रूरत है, पर्टिकुलर टू प्लेस। ओके, उसे एक स्पेस की ज़रूरत होती है और उसके अंदर वेट होता है, यानी मास होता है, उसके अंदर कुछ वेट है, वजन है। तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपकी मैटर कहलाती हैं। ओके, अब बात आती है कि इसके करैक्टर्स क्या हैं। जो करैक्टर क्या हैं हमारे मास के, यानी जो भी हमारा पदार्थ होता है उसके क्या होते हैं, करैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले है मैटर हैज मास, यानी जो भी मैटर होगा उसके अंदर क्या होगा, आपका जो भी किसी टाइप का जो भी मटेरियल होगा उसके अंदर एक मास जरूर होगा, उसका द्रव्यमान जरूर होगा, उसके अंदर कोई ना कोई वेट जरूर होगा। फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा। अब हम सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि कोई भी जो पदार्थ होगा उसे अगर हम कहीं पर प्लेस करते हैं, कहीं रखते हैं, तो उसके अंदर एक वजन, उसे रखने के लिए एक हमें स्थान की जरूरत होगी। यानी जो पदार्थ होता है, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, वो स्थान घेरता है। कहीं अगर उसे रखोगे तो उसे जगह की आवश्यकता होगी, उसे एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटे से छोटा आपका मैटर हो, यानी छोटे से छोटा पदार्थ हो, चाहे बड़े से बड़ा पदार्थ हो। ठीक है, जैसे आपका एक, अगर हम मान के चलें, एक आपका कॉइन ही है, एक कॉइन है, वो भी कुछ ना कुछ पदार्थ है। एक सिक्का है, वो भी एक पदार्थ है। अगर आप उसे कहीं रखोगे तो वो भी एक अपनी जगह घेरता है, उसे भी एक स्पेस की जरूरत होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी और कोई बड़ी से बड़ी चीज़ है, जैसे अगर हम देखें तो एक हमारा सेफ है हमारे सामने, या एक हमारा टीवी होता है, तो वो भी क्या करता है, एक अपना पर्टिकुलर जगह को उसे रखने के लिए एक स्पेस की जरूरत होती है, एक जगह की जरूरत होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, मैटर हैज़ इनर्शिया। मैटर के अंदर क्या होता है, कोई भी जो मैटर होता है उसके अंदर इनर्शिया की टेंडेंसी जरूरत होती है। स्टूडेंट, इनर्शिया को क्या बोलते हैं, हिंदी में इनर्शिया को बोला जाता है जड़त्व। क्या बोला जाता है, जड़त्व। अब इसका मतलब क्या है इनर्शिया का, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू विच इज, तो स्टूडेंट्स अब हम इसका नेक्स्ट समझेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, मैटर हैज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया होती है स्टूडेंट्स पदार्थ की वह टेंडेंसी, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिससे कि वह अपने आप में अपनी अवस्था के अंदर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी स्टेट्स के अंदर जो है वो कोई भी अंतर नहीं कर सकता है, कोई भी डिफरेंस नहीं ला सकता है अपनी पोजीशन के अंदर। इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मैटर बोला जाता है। तो यहाँ से देखिए, inertia is the property of object to which is continue to in its state, यानी कि उसे क्या होती है, एक वह अपने आप अपनी स्थिति को क्या है, परिवर्तन नहीं कर सकता है, और वह अपने आप क्या करेगा, अपनी उसी स्थिति में बना रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। अच्छा, अब इसे हिंदी में भी मैं आपको और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इसे हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण कोई भी वस्तु जो है अपनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल भी हम इसका समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, अगर हमारे पास कोई एक बॉल, हमने एक फुटबॉल रखी हुई है, या हमारा कोई सामान है, अगर हमने किसी टेबल के ऊपर एक पेन या एक डस्टर या एक बुक हमारी रखी हुई है, अगर वो बुक, अगर हम उसे ना हटाएं वहाँ से, अगर हम उसे हटाएंगे तो उसके ऊपर हमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम उसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं।
अगर हम उसे 10 दिन तक, 15 दिन तक, 1 साल तक अगर हम उसे खुद ना हटाएं, हम ना हटाएं, कोई ना हटाए, यानी उस पर कोई, अगर हम हटा रहे हैं तो हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर कोई और उस पर अप्लाई कर रहा है, यानी कि कोई भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, उसे उसी टेबल पर ही रखे रहने दो बुक को या कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हम उसे 2 साल बाद भी देखें तो स्टूडेंट्स वो ऑब्जेक्ट हमारा वहीं पर ही पड़ा हुआ मिलेगा, उसी टेबल पे ही रखा हुआ मिलेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा हुआ क्योंकि पदार्थ का यही गुण कि जब तक अगर उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके ना किया जाए, वह अपनी परिस्थिति में, अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। वह जहाँ है वो वहाँ का वहीं बना रहेगा, वह अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, इसे ही क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में जड़त्व बोलते हैं और इंग्लिश में इसे इनर्शिया बोला जाता है। तो अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इसके नेक्स्ट और डी पॉइंट पर। डी पॉइंट क्या है? जो भी हमारे मैटर होंगे उनके ऊपर ग्रेविटी जरूर काम करती है। स्टूडेंट्स, ग्रेविटी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण यानी कि अगर कोई भी चीज़ है जिसके अंदर, देखो सबसे पहले क्या, अगर कोई मैटर होगी तो आपको बताया कि उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मास जरूर होगा, यानी उसका वेट जरूर होगा। और जब किसी चीज़ पे अगर वेट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, उस पर ग्रेविटेशन जो होगी, ग्रेविटी जो होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो अप्लाई जरूर होगा। और ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, अगर हम ऊपर से उसे छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ग्रेविटी क्या है? सबसे पहले ये चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी ब्रह्मांड के अंदर, कोई भी यूनिवर्स के अंदर कोई भी जो है, अगर कोई वस्तु है उस पर कोई ना कोई हमारा बल कार्य करता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमने छत पे से या 2 मंजिल या 3 मंजिल पे से अगर हमने कोई वस्तु, हमने उसे ऊपर से नीचे गिर दी, अगर हमने ऊपर से उसे छोड़ेंगे तो आपने कभी चीज़ सोचा कि वो बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, ऐसा क्यों होता है, वो नीचे क्यों आता है, वो ऊपर वापस क्यों नहीं चला जाता? वो इसीलिए नहीं जाता क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, इसकी वजह से एक बल उस ऑब्जेक्ट पर काम करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा आप ध्यान रखिए ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। तो यानी जिस भी वस्तु के अंदर, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर मास होगा, यानी द्रव्यमान होगा, वजन होगा, वो हमेशा क्या होगी, नीचे की तरफ गिरेगी। इसी वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी उसके ऊपर कार्य करती है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा इसके अंदर नेक्स्ट क्या टॉपिक है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जो मैटर जो होता है, जो पदार्थ जो होता है, वो हम जानते हैं कि बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। अब जो हमारा मैटर जो है, उसके जो हमारे पार्टिकल्स जो हैं, जो छोटे छोटे उसके एटम्स जो हैं जिनसे वो मिलकर बना है, तो उनकी क्या क्वालिटी होंगी, उनके गुण क्या होते हैं, उसे हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंटर एटॉमिक स्पेस। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जो भी हमारे मैटर्स जो भी होते हैं, मैटर के अंदर क्या होता है, जो छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, एटम से मिलकर जो बना है, उनके जो अपने जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर उनके बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, सपोज अगर ये सॉलिड है अगर, तो वो सॉलिड है क्यों? सॉलिड के अंदर क्या है, जो छोटे छोटे से हमारे पार्टिकल्स जो हैं उनसे बिल्कुल मिलकर बना हुआ है। तो इनके बीच में ये स्पेस जो है, एटम्स के बीच में, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में ये स्पेस जो है, ब्लैंक स्पेस जो है, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे ही बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं? स्पेस बिटवीन द टू और मोर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच में जो बीच में गैप जो होता है, जो बीच में उनके स्थानों के बीच में जो खाली जगह रह जाती है, जो फ्री स्पेस होता है टू मूव, उसे क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं। इट इज रिफर्ड टू द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल और एटम ऑफ द सबस्टेंस। यानी ये सबस्टेंस के, किसी की भी पदार्थ के जो बीच का, जो तत्व का जो स्थान होता है, उसे क्या बोला जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। ओके। अब बात आती है दूसरा, एक तो हो गया, ये तो हो गया हमारा इंटरमॉलिक्यूलर
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि अंतराणविक बल, हिंदी में बोलते हैं इसे अंतराणविक बल, यानी अणुओं के बीच में, यानी मॉलिक्यूल्स जो भी हमारे पदार्थ है जिससे वो बना है उसके अणुओं के बीच में जो होता है अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतराणविक बल भी बोला जाता है हिंदी में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that draw the molecules toward एन अदर टू इज नोन एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी दो जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो भी मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जिस बल के कारण वह जुड़े रहते हैं। देखिए हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे अगर हमारी दो मैग्नेट्स के, अगर हमारे पास में कोई चुंबक है, मैग्नेट्स हैं, अगर हम उनके अलग अलग पोल होते हैं, यानी एन से एस पोल को या एस से एन पोल को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, यानी मैग्नेट एक बल लगाती है, चुंबक एक अपने ऊपर बल, अपने पोलों पे क्या है एक बल लगाती है, जिसके कारण वो दोनों जुड़ जाते हैं, जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। या कोई भी उससे जो मैग्नेट जो भी हमारी जुड़ती है उससे आयरन वगैरह जो लोहा जो होता है वो उससे जुड़ जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? यह चुंबकीय बल के कारण हो रहा है। इसी तरीके से क्या होता है, जो भी हमारा सबस्टेंस होता है, सॉलिड हो या कोई भी चीज़ है, जो उनके आपस में जो अणु होते हैं एक दूसरे से जो जुड़े रहते हैं, वो किस वजह से होता है? उसे ही क्या कहा जाता है? उसी बल को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमने समझ लिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी हमने समझ लिया। अब आगे हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में बोला जाता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आइए हम थोड़ा समझ लेते हैं। The particles constituting substance are in the state of continuous motion, whether vibrating or the transliteration, all particle have kinetic energy। यानी कि अगर किसी पदार्थ का, किसी सब्सटेंस का कोई भी पार्टिकल जो होता है, अगर वह मोशन करता रहता है, मोशन से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है, वाइब्रेटिंग का मतलब वाइब्रेशन करता रहता है, तो उस पदार्थ के जो हमारा कोई भी जो पार्टिकल होता है उसके अंदर क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही, बाय द रीजन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ही मोशन वह कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये होता है आपका किसी भी पदार्थ के जो होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर एक गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण क्या होता है? उस पदार्थ के पार्टिकल जो हैं वह मोशन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं? ये जिस एनर्जी के कारण ऐसा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही कहा जाता है आपका काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। तो स्टूडेंट्स अपने आज के चैप्टर में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो टॉपिक पढ़ने के लिए है वो क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी कि जो पदार्थ की जो होती है काइनेटिक थ्योरी एक दी हुई है पदार्थ के लिए, गतिज ऊर्जा की एक थ्योरी दी हुई है जिसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, काइनेटिक यानी गतिज। अच्छा, तो इसमें आप समझिए होता क्या है। सबसे पहले मैटर, यहाँ से आप समझिए जो फर्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये देख लीजिए, मैटर कॉन्सिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको बता दूं कि जो पदार्थ होता है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं या एटम कहते हैं। यानी बहुत छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर जब इकट्ठे होते हैं तब जाकर एक बड़ा पदार्थ बनता है, यानी एक पदार्थ बनता है। तो यानी सबसे छोटी इकाई जो है, यूनिट क्या है किसी मैटर की, किसी सब्सटेंस की, वो क्या है? आपका मॉलिक्यूल या एटम होता है। जैसे स्टूडेंट शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, कोशिका से छोटी छोटी कोशिकाएं मिलती हैं, उनके बाद में एक टिश्यू डेवलप होता है, टिश्यू यानी कि ऊतक डेवलप होता है, और बहुत सारे ऊतक जब मिलते हैं तब एक ऑर्गन बनाते हैं, यानी अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग हमारी बॉडी के मिलते हैं तब जाके एक हमारे शरीर बनता है, यानी हमारी बॉडी बनती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मिलकर एक क्या करते हैं? एक सबस्टेंस बनाते हैं, एक मैटर बनाते हैं, एक कोई पदार्थ बनाते हैं। तो स्टूडेंट यानी जो हमारा पदार्थ जो है वह सबसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं या एटम कहते हैं।
द मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ द एटम, यानी वह किससे, अणुओं से मिलकर बना होता है जिसे एटम कहते हैं। एंड इन इंडिपेंडेंट स्टेज, वह स्वतंत्र अवस्था में जो रहता है उसे क्या कहेंगे, वह छोटे छोटे से अणुओं से मिलकर बना है जिसे मॉलिक्यूल कहा जाता है या एटम भी कहते हैं। स्टूडेंट्स सेकंड टॉपिक को आप समझिए। सेकंड क्या है, गैस के अंदर क्या होता है। इन गैस द सेपरेशन, यानी कि द स्पेस, हम स्पेस की बात कर रहे हैं, द सेपरेशन बिटवीन अ पार्टिकल इज वेरी लार्ज कंपेयर टू देयर साइज, यानी कि जो गैस जो होती है, गैसोस स्टेज के अंदर क्या होता है, जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो होता है स्पेस, वो सॉलिड के अकॉर्डिंग जो होता है ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इनके पार्टिकल्स जो होते हैं, मैं आपको बता दूं, गैस के कुछ इस तरीके से होते हैं, एक अगर पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा इस टाइप से होगा स्टूडेंट्स। तो ये जो बीच में जो उनके होता है, ये स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गैस जो होती है वो बहुत तेज़ी से अपनी जो है अवस्था को परिवर्तन करती है, अपने जो उसकी साइज जो होता है वह एक्यूरेट नहीं होता और वह फैल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो बीच में जो मैंने शेड करके आपको बताया है, ये उसके बीच में जो है गैप को दर्शाता है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में कितना ज़्यादा गैप होता है। इस वजह से क्या होता है, शेप और साइज जो होती है, देखिए शेप एंड साइज सॉलिड के जो होते हैं वो कंफर्म होते हैं, वो निश्चित होते हैं। लिक्विड के अंदर क्या होता है, उसकी शेप जो होती है वह एक निश्चित नहीं होती है। उसे जिस बर्तन में डाला जाता है, जिस किसी कंटेनर में अगर हम लिक्विड को डालते हैं तो वह उसका ही आकार ले लेता है। और गैस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, उसका वॉल्यूम, आयतन तो निश्चित होता है, परंतु उसका भी साइज जो होता है वह निश्चित इसीलिए नहीं होता क्योंकि सॉलिड के मुकाबले जो होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो है एक तो अट्रैक्शन बहुत बिल्कुल ही कम होता है, इंटरमॉलिक्यूल स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, लार्ज कंपेयर्ड ऑफ देयर साइज सच दैट देयर आर नो अट्रैक्शन एंड नो रेपल्सेंस फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, यानी जो उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में आपस में अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल नहीं होता। आपस में जो दो मॉलिक्यूलों के बीच में बल जो लगता है, जिसके कारण जो टू पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे मिले रहते हैं या जुड़े रहते हैं, वह बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से जो होते हैं हमारे गैस के पार्टिकल जो होते हैं वह बड़ी जल्दी से आसानी से दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा आज के टॉपिक में हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इज कांस्टेंट मोशन, यानी कि जो एटम्स जो होते हैं हमारे मैटर के, यानी किसी भी सब्सटेंस के, वो हमेशा क्या होते हैं, मोशन यानी कि गति की अवस्था में होते हैं, परंतु क्या है, कांस्टेंट। उनका क्या होता है, ये मोशन जो होता है वो क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है। कांस्टेंट से मतलब है जिस स्पीड से वह गति कर रहे हैं वह उसी स्पीड से यानी उसी लिमिट से जो होगे मोशन के अंदर रहेंगे। यानी अगर कोई मोशन नहीं कर रहा तो मोशन नहीं करेगा, जैसा कि सॉलिड के अंदर होता है। और लिक्विड के अंदर क्या होता है, उनके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स के बीच में मोशन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वह उसके बीच का जो मोशन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। और गैस के अंदर ये मोशन सबसे ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स समझिए इस चीज़ को कि मॉलिक्यूल के जो हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट मोशन में ही रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। देयर एग्जिस्ट फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन एंड रेपल्शन इन द मॉलिक्यूल आर द रिजल्ट ऑफ देम इज क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी। द एग्जिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो उनके बीच में अट्रैक्शन जो लग रहा होता है टू पार्टिकल्स के बीच में जो होता है स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या होता है, वह उसके पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा के कारण वह अपनी स्थिति में बरकरार रहता है। यानी अगर वह अपनी गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहता है और स्थिति की अवस्था में तो स्थिति की अवस्था में रहता है। ये किसकी वजह से होता है, स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है ये, ठीक है। अब बात आते हैं, हम अपने फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। व्हेन द डिस्टेंस अमॉन्ग द मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिए, डिस्टेंस अमॉन्ग द मॉलिक्यूल ऑफ मैटर इंक्रीज द फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जैसे सॉलिड है, मैंने यहाँ पर ये डायग्राम आपके लिए सॉलिड का बता रखा है। सॉलिड के अंदर क्या होगा, देखिए इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो टू मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम है। तो सॉलिड के जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वह आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पावर होती है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वह ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी शेप एंड साइज जो रहती है वो नियत रहती है, बदलती नहीं है सॉलिड की, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए।
अच्छा, और जो अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड के अंदर जो इनके डिस्टेंस जो होता है, इनके बीच में जो 2 पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड के, इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स इस डिस्टेंस के ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, देखिए इसका सॉलिड से ज़्यादा होता है। सॉलिड से अगर हम दोनों को कंपेयर करें, अगर सॉलिड से हम लिक्विड को कंपेयर करें तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। और ध्यान दीजिए, जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो अट्रैक्शन फोर्स जो है यानी कि फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो है वो कम हो जाएगा। और गैस के अंदर क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए इनके बीच में जो इसके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लिक्विड से भी लेस होता है। सॉलिड से तो कम होता है बट लिक्विड से भी ज़्यादा कम होता है। इतना कम होता है इनके बीच में जो पावर जो होती है, जो फोर्स जो लग रहा होता है बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स जो होता है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, द डिस्टेंस अमॉन्ग द मॉलिक्यूल मैटर इज इंक्रीज। अगर जो सबस्टेंस के जो मॉलिक्यूल हैं अगर उनके बीच में दूरी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा कम होता जाएगा। जितनी की दूरी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा जो है क्या हो जाएगा, उतना ही कम होता चला जाएगा आपका इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स, यानी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बल जो लग रहा है वो उतना ही कम हो जाएगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो इनके बीच में जो आपका मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स जो है वो डिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो फोर्स जो है वो घट जाएगा और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक और पॉइंट है हमारा, द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और मैटर इज इंक्रीज, यानी कि क्या हो जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, देखिए तो उससे क्या हो जाता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और सॉलिड के भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी गति करने लगते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं। देखिए मैं आपको सबसे कॉमन एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे आइस है, बर्फ है। बर्फ पहले क्या होती है, बर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल है जो स्टूडेंट्स हम उसे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के अंदर उसे यूज कर सकते हैं। सॉलिड है, सॉलिड के अंदर हमने क्या करा, बर्फ को लिया और उसे हल्का सा हीट कर दिया, या हीट नहीं करा तो हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आइस जो है यानी पानी जो है वो क्या बन गया हमारा, वो बन गया बर्फ, यानी कि सॉलिड फॉर्म में हो गया। तो हमें क्या करना है, उसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देना है। या तो हमने एक काम करें, उसे फ्रिज से बाहर रख दें तो भी उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, वो क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा, सॉलिड जो है, जो आइस जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम वहाँ पर क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से जो मॉलिक्यूल के बीच में जो था हमारा जो अट्रैक्शन था वो तो हमारा कम हो गया और उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ गई, जिसके कारण उसके मॉलिक्यूल जो सॉलिड जो थे उसके भी मॉलिक्यूल्स क्या है वो ट्रेवल करने लगे और वो लिक्विड फॉर्म में बन गया। उनके बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बहुत कम हो गया और अट्रैक्शन का जो बीच में स्पेस है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से सॉलिड बिकम चेंज इन द लिक्विड। और अगर हम उससे भी ज़्यादा अगर उसका टेम्परेचर स्टूडेंट्स हम बढ़ा देते हैं तो लिक्विड बिकम चेंज इन गैसेस स्टेट्स, यानी कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो वेपोरेटेड होने लगता है और गैस में चेंज हो जाता है, जिससे कि वाष्प के रूप में वह चेंज हो जाता है, वेपोरेटेड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आइस जो है हमारी वो तीनों का एग्जाम्पल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोहा लेते हैं, आयरन, वो तो सॉलिड होता है, हम अगर उसे भी गर्म करें, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर अगर उसे गर्म करें तो सॉलिड जो है वो उसके भी बीच के क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, उसके उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, गतिज जो ऊर्जा है वह बढ़ जाएगी और उनके बीच का जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा और फोर्स कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वह भी लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने पढ़ा कि जो क्वालिटी ऑफ जो मैटर है वो क्या है, लिक्विड के अंदर क्या होती है, लिक्विड क्यों लिक्विड हो जाता है, सॉलिड के अंदर क्या क्वालिटी होती है, इन तीनों के बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन पावर और जो स्पेस है उसके बीच में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं और बहुत सारी चीज़ें, टॉपिक्स आपके लिए क्लियर कर दूंगा। जब तक आप वीडियो को देखें और अच्छे से चैप्टर के डाउटों को क्लियर करें। अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ उसका जो आंसर है वो शेयर कर सकूं। जब तक के लिए आप वीडियो को देखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।